Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Quran. Hello everyone, welcome to Wings Quran. Now, today's topic is about the sources which are helpful for us for understanding history. Now, anyone who has watched the first video वुड नो कि हमने एक जनरल उसमें आइडिया दिया हुआ था कि क्या हिस्ट्री होती है, कैसे हमारे को पता चलती है. कई बार हमने इस बारे में बात की कि बहुत सारी सोर्सेज होती हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलती है. ये सोर्सेज किस तरह की होती हैं? ये सोर्सेज कुछ वैसी होती हैं जो लिखी हुई होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि चीज़ें होती हैं, थिंग्स जिनके ज़रिए हमें ख़ुद से रीड करना पड़ता है और उनको समझ करके अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके एक प्रॉपर अलग अलग डेटा को कनेक्ट करके एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बना करके समझनी होती है हिस्ट्री. जहाँ तक हमारी कंट्री का सवाल है, लाइक एवरी अदर नेशन, कुछ कुछ चीज़ें हमें टेक्स्ट में लिखी हुई मिली हैं. जो लिखी हुई चीज़ें मिली हैं उनमें हमारे पास कुछ बेसिक टेक्स्ट हैं जो बहुत ही कॉमनली नोन टू ऑल ऑफ अस हैं. जैसे कि बहुत सारे वेद हैं हमारे कंट्री के, तो जो ये वेदास हैं दे आर अ विंडो इनटू आवर पास्ट. उसके अलावा एक टेक्स्ट है जिनको हम पुरानास बोलते हैं. ये हैं भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बहुत अच्छी तरह से हमें पूरी डायनास्टी की हिस्ट्री बताते जाते हैं. फिर हमें कुछ और टेक्स्ट मिले हैं जैसे कि रामायण, महाभारत एट्सेट्रा. तो इस तरह से ऐसा है कि हमारी कंट्री में बहुत कुछ लिखा गया पास्ट में जो कि हमें काफ़ी हेल्प करता है आज उस वक्त को समझने के लिए. उसके साथ साथ में देयर हैव बीन सर्टन फाइंडिंग्स ऑल्सो. फाइंडिंग्स कैसे कि जैसे सपोज करिए कहीं पे हमें कोई थिंग मिल गई, जैसे कहीं पे कोई टूटा हुआ पॉट मिल गया, या फिर कहीं पे टूटे हुए घर मिल गए, कहीं पे ब्रिक्स की हमें लगा कि छोटी सी वॉल है, फिर हमने देखा कि ये तो बहुत पुराने ब्रिक्स होंगे, आज के ज़माने के नहीं हैं. करते करते हमें पता चलता गया. कहीं पर कुछ ऐसे स्टोन्स मिले जिनके ऊपर एंग्रेविंग्स थी, हमें लगा ये तो कोई पेक्यूलियर स्टाइल की एंग्रेविंग्स हैं. बाद में पता चला ये पूरी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया. जैसे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने कर दिया डिसाइफर, उसके वजह से बहुत कुछ हमें पता चलता रहा हमारे पास्ट के बारे में. तो इस तरह की चीज़ें हमारी कंट्री में हुई हैं और यही चीज़ें हमने दूसरे सिविलाइजेशन में भी देखी हैं, उनको भी अपने पास्ट के बारे में इसी तरह से पता चला है. नाउ तो ये दो बेसिक लाइक देयर इज़ अ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज जो कि हमें ऐड करते हैं हमारे लिए कि एक तरह से हम वापस लेंस की तरह ऐड करते हैं जिसके ज़रिए हम वापस पास्ट में देख पाएँ. तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइटिंग्स के बारे से. जहाँ तक राइटिंग्स का सवाल है, ये जो राइटिंग्स होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, ये दो तरह के होते हैं. दिस इज़ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. एक हमारे पास रहेगा रिलीजियस टेक्स्ट और एक हमारे पास रहेगा द सेक्युलर टेक्स्ट. जो रिलीजियस टेक्स्ट है इसमें एक कंपोनेंट हम ऐसे मान सकते हैं कि वो जो कि रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट होंगे, जो कि हमें बताएंगे रिचुअल्स के बारे में. हमारी कंट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के रिचुअल्स जो थे और हैं जो कि बहुत ही एक पेक्यूलियर मैनर में, एक स्टेप वाइज मैनर में किए जाते हैं. फिर हमारे पास आते हैं सेक्युलर टेक्स्ट. अब इन सेक्युलर टेक्स्ट में क्या है, इनके अंदर ऐसा है कि हमारी एक तो तरफ हिस्ट्रीज़ हैं कि ऐसे टेक्स्ट जो कि हमें, जैसे मैंने पुरानास के बारे में बताया कि पूरी की पूरी डायनास्टी की हिस्ट्री बताती जाती हैं. फिर कुछ सेक्युलर टेक्स्ट हैं जैसे कि जिनको कि हम क्या कहते हैं, बायोग्राफीज़ कहते हैं. जैसे कि एक बहुत ही कॉमन और वेल नोन है हर्षचरिता. तो इस तरह के भी टेक्स्ट हुआ करते हैं. ये जहाँ तक राइटिंग्स का सवाल है, हम ऐसे जनरली बात करते हैं कि बहुत सारे टेक्स्ट हैं और इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन टेक्स्ट कैसे आए हमारे तक? दिस इंडिकेट्स कि राइटिंग डेवलप हो चुकी थी. अब जहाँ तक राइटिंग के डेवलपमेंट का सवाल है, राइटिंग डेवलप हुई है हमारी कंट्री में. आप मान लीजिए 2500 BC के अराउंड हम कहते हैं, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, कि राइटिंग थी हमारे पास में. पिक्टोग्राफिक थी, पता नहीं था हमें, उस वजह से मतलब अभी हम डिसाइफर कर नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से हम उस टाइम की राइटिंग को पढ़ नहीं पाते. लेकिन आगे के वक्त में अगर हम जाएँ तो ऐसी लैंग्वेजेस और इस तरह की राइटिंग्स थी जिनको हमने डिसाइफर कर लिया है, या नहीं तो फिर कुछ वो लैंग्वेजेस हैं जो आज भी हमारे यूजेज में हैं. तो सो दे आर एक्सट्रीमली वेल नोन टू अस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी, दैट वाज यूज्ड बाय एवरीवन, जिसको कि हम लैंग्वा फ्रैंका बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि कॉमनली इट वाज इन कॉमन यूजेज. उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्राकृत. प्राकृत के बाद एक और कॉमन लैंग्वेज वो आ गई संस्कृत. यहाँ पे
AD। एक और जो हम इसमें एडिशन कर सकते हैं वो ये कि 9th और 10th सेंचुरी के अराउंड रीजनल लैंग्वेजेस जो थी उनका भी टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगा। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग, विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस। अगर हम इनको कंसिडर करके टेक्स्ट से क्या हमें मिला वो समझने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि दो तरह के टेक्स्ट थे, रिलीजियस था, सेक्युलर था। अब जहाँ तक रिलीजियस टेक्स्ट का सवाल है, हमारी कंट्री हमेशा से बहुत सारे रिलीजन्स इसमें रहे हैं, तो जो पहला एक तरह का रिलीजियस सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट किया करता था, उस रिलीजन से रिलेटेड काफ़ी सारे टेक्स्ट मिले हैं। इसको हम कहेंगे ब्राह्मणा टेक्स्ट। ये जो ब्राह्मणा टेक्स्ट थे इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं श्रुतिज़ में और स्मृतिज़ में। ये जो टेक्स्ट थे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलरली नोन टू अस हैं क्योंकि इनसे हमें पूरा लाइफस्टाइल हमने कहीं ना कहीं से एनालाइज करके निकाल लिया है उस टाइम की सोसाइटी का। देखिए, वैदिक एरा की जब हम बात करते हैं 1500 BC के अराउंड की। उसी समय हम देखते हैं कि बहुत सारे वेदास लिखे गए। 4 तरह के वेदास है, हमें पता है। उनका किसी में हिम है, किसी में मैजिकल स्पेल्स हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें उनके अंदर दी हुई हैं। किसी में इकोनॉमी के बारे में बात की है, इस तरह की बात है। ये जो वेद थे इनके साथ साथ में हमने देखा और भी एक दो तरह के टेक्स्ट, कैसे, जो कि श्रुति के अंदर ही क्लासीफाई होंगे, जैसे कि उपनिषद, ब्राह्मणास। अब जहाँ तक हम बात करते हैं इन टेक्स्ट की, इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ पे इम्पैक्ट किया उस टाइम की सोसाइटी के। टाइम पीरियड अगर हम लें तो 1500 से लेकर के 500 BC का टाइम पीरियड इन तीनों के लिए मान लिया जाएगा। इसमें वेदास तो पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। ब्राह्मणास का जहाँ तक है इसको आप समझ लीजिए 1000 से लेकर के 600 BC के अराउंड तक का, और ये उपनिषद उसके बाद के पीरियड की। तो ये हमारी श्रुतिज हुई। उसके बाद ब्राह्मणा टेक्स्ट का एक और जो हमारे पास फॉर्म आया उसको हम स्मृतिज बोलते हैं। ये क्या है? इसमें पहला जो हम लेंगे वो हम लेंगे वेद अंग। वेदांगास जो होते हैं ये क्या हैं? वेदांगास आर बेसिकली लिम्स ऑफ द वेद्स। ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं वेदास को। किस तरह से? ये हमें बताते हैं कि ग्रामर कैसा होना चाहिए, बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, फोनेटिक्स कैसे होने चाहिए, आवाज़ कैसी निकालनी है, किस तरह से, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे नहीं। अलग अलग तरह के 6 डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर आ, जैसे निरुक्ता हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, ज्योतिषा हो गया, एट्सेट्रा। तो ये हमारे वेदांगास के टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक और तरह की आती है चीज़ जिसको कि हम क्या कहते हैं? एपिक्स। अब एपिक्स का जहाँ तक सवाल है, सबको ही पता है हमारी कंट्री में सबसे 2 सिग्निफिकेंट एपिक जो है, एक रामायण है और एक महाभारत है। जहाँ तक महाभारत का सवाल है, ये एक जायंट एपिक है इन द सेंस कि इसकी शुरुआत हुई थी लिखने की अप्रॉक्सीमेटली 10,000 BC में, और ये चलता रहा और 10th सेंचुरी BC में, और 10th सेंचुरी BC में, और उसके बाद हमने देखा है कि अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म होता है 4th सेंचुरी AD में। दैट मीन्स बहुत टाइम तक इसको लिखा जाता रहा। जब शुरू हुआ, इसको लिखा था वेद व्यास ने, जब शुरू हुआ था इसका लिखना, तो उस टाइम पर एक तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब शुरू हुआ था लिखना महाभारत को, तो इनका इस बुक का नाम जया था। उसके बाद भारता बना, उसके बाद महाभारता बन गया। वैसे ही जहाँ तक रामायण का सवाल है, रिटन बाय वाल्मीकि, अगेन 12th सेंचुरी BC के अराउंड। ये शुरू हुई है 5th सेंचुरी BC के अराउंड और ख़त्म हुई है 12th सेंचुरी AD के अराउंड। तो इसको भी बहुत टाइम लगा है। ये टाइम से इतना ज़्यादा टाइम जो लगा इन एपिक्स को लिखने में, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ है कि इसके नंबर ऑफ वर्सेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कि अगर हम कहें महाभारत स्टार्टेड एट 8,800 वर्सेस और आगे चलते 24,000 एक्सेट्रा होती गई। तो एडिशंस होते गए क्योंकि टाइम पीरियड और भी ज़्यादा आगे बढ़ता रहा। ये थे हमारे बेसिक ब्राह्मणा टेक्स्ट। अगर हम ऊपर से देखें तो क्या इनका फ़ायदा हुआ? इनके साथ साथ में और भी टेक्स्ट थे हमारे पास, जैसे कि धर्म शास्त्रास एट्सेट्रा। इनसे हमें ये फ़ायदा हुआ कि एक बेसिक आइडिया मिला, जैसे मैंने कहा, लाइफ के बारे में, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत ये भी पता चलता रहा कि
सिग्निफिकेंस किस टाइम पे किस चीज़ की थी। देखिए, अगर किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में या किसी भी तरह के लोगों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो हमें उनकी क्या जाननी होती है कि उनका आउटलुक कैसा था, पॉलिटिकल आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक, सोशल आउटलुक, वो सब हमें इन बुक्स ने कहीं ना कहीं अपने स्टोरीज़ के ज़रिए या फिर जिन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस किया उसके ज़रिए वो बताते गए। अब जैसे रामायणा को ही अगर हम ले लें, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि रामायणा जो है उसने हमें हम इसको अगर रिलीजियस तरीके से नहीं देखें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि उसने हमें अच्छी खासी एक हिस्ट्री बता दी कि इस तरह की, और जो उसमें मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की बात की गई, उसने क्या बताया हमें कि उन चीज़ों को उस टाइम पर सिग्निफिकेंस दी जाती थी। इससे हमें ये भी पता चला कि कौन से वर्चूज़ एंड वाइसेस उस टाइम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे और लोगों का उसकी तरफ आउटलुक क्या था। इसके अलावा अगर हम देखें तो पुरानास के बारे में पहले ही आपको से बता चुकी हूँ। जहाँ तक और दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट का सवाल है तो हमने देखा कि और भी रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे तो उनके भी टेक्स्ट हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम बुद्धिज़्म को देखें, जब बुद्धिज़्म आया तो टेक्स्ट लिखे गए पाली लैंग्वेज में। पाली के अलावा दूसरी और लैंग्वेजेस का भी यूजेज हुआ। तो इसके टेक्स्ट को हम डिवाइड कर देते हैं पाली एंड अनुपाली। अब जहाँ तक पाली लैंग्वेज वाले टेक्स्ट का सवाल है, इसमें ऐसा हुआ कि लिखे गए त्रिपिटाकास सबसे सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट की तरह ऐड किया फॉर बुद्धिज़्म। लाइक there were three त्रिपिटाकास एंड they acted as the most significant document with respect to Buddhism। क्या क्या थे? एक विनय पिटाका पहला वाला, एक सुत्त पिटाका एंड फिर अभिधम्मा पिटाका। ये जो तीन हैं, इनमें से सुत्त पिटाका की एक सिग्निफिकेंस बता दूं मैं आपको कि उसमें हमें कुछ स्टोरीज़ मिलती हैं जिनको हम जटाका टेल्स बोलते हैं। ये वो स्टोरीज़ हैं जो कि आज बड़े कॉमनली हमने बचपन में पढ़ी हैं एज ये कॉमिक बुक्स एक्सेट्रा में, बट इनकी सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये हमें लॉर्ड बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स में जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बताती थी। ये रहे हमारे बुद्धिज़्म के कुछ बेसिक टेक्स्ट। उसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट रिलीजन उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था, जैनिज़्म। उसके बारे में भी काफ़ी सारे उसके भी लिखे गए टेक्स्ट, 12 अंगाज करके टेक्स्ट हैं, वो उनका बहुत सिग्निफिकेंस है। इन सारे टेक्स्ट के ये तो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हो गए। इसके अलावा मैंने बात की थी रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट की, जैसे कि टेक्स्ट सच एज गृह सूत्र, सच एज सुल्व सूत्र। ये क्या थे? गृह सूत्र क्या था कि घर पे किस तरह से अगर कोई रिचुअल होना है तो फैमिली को क्या करना है, तो उसके स्टेप्स क्या तरीका था। सुल्व सूत्र जैसे कि अगर फायर ऑल्टर बनाना है तो फायर ऑल्टर उसमें दिया हुआ था कि फायर ऑल्टर के बनाने का क्या तरीका रहेगा, क्या डायमेंशन रहे। इससे पता चलता है कि आर्किटेक्चर का लेवल कितना ज़्यादा आगे था। इसी तरह से किंग्स जो थे उनको अपने कोरोनेशन के टाइम किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है, इस तरह के टेक्स्ट भी लिखे गए रिचुअल्स को डिफाइन करते हुए। हम ऑल एंड ऑल ये कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास में रिलीजियस टेक्स्ट थे, कुछ रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट थे, फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ सेक्युलर टेक्स्ट भी हुआ करते थे। अब सेक्युलर टेक्स्ट जो होते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला बायोग्राफीज़ एंड हिस्ट्रीज़ में एक बहुत ही वेल नोन हिस्ट्री है जो कि कल्हान ने लिखी थी, राजतरंगिणी। कहते हैं कि जो इनकी ये वाली बुक थी, इसने एक्चुअली में हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग का बिगनिंग कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे खासा एक पूरी डायनास्टी को ले करके और उसका पूरा डिटेल देने की कोशिश की गई है। तो एक बहुत ही एमिनेंट हिस्टोरिकल राइटिंग मानी जाती है। इसके अलावा पुरानास जो हैं वो हिस्टोरिकल राइटिंग माने जाते हैं, 18 देवर इन नंबर। उसके अलावा फिर अगर हम देखें तो जहाँ तक बायोग्राफीज़ हैं, बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज़ लिखी गई, जैसे कि हम हर्षचरिता की बात करते हैं, बाना भट्टा ने वो लिखी। उसके बाद फिर आ जाता है रामचरिता, फिर विक्रमनाक्या चरिता, वो भी लिखी गई। तो इस तरह के कुछ बायोग्राफीज़ जो थी उन्होंने भी हमारी नॉलेज में एडिशंस की। इसमें ये हुआ कि हमें मे बी किसी एक किंग के बारे में लिखा गया हो, लेकिन उसके साथ साथ में उनके जो एंसेस्टर्स रहे थे उनके बारे में एंड अदर पीपल हु वर सर्वाइविंग एट दैट टाइम, इंपॉर्टेंट रूलर्स, उनके बारे में पता चलता रहा। एक और तरह का सेक्युलर टेक्स्ट जो कि सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से आता है वो हमारा है संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर इज़ अ वेरी फेमस एंड अ वेरी वेल नोन काइंड ऑफ अ लिटरेचर। जहाँ तक संगम लिटरेचर का सवाल है, संगम एक्चुअली क्या होते थे? दीज वर लाइक कॉलेजेस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक ग्रुप
पोएम लिखने वाले लोगों का, पोइट्स का हुआ करता था। किंग्स ने और चीफ्स जो थे वो भी सपोर्ट में होते थे इसके। तो जो ये इनको संगम बोला करते थे, और ये लोग जो टेक्स्ट लिखा करते थे उसको हम संगम लिटरेचर बोला करते हैं। इसकी बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस है। वो ये सिग्निफिकेंस है कि ये सेक्युलर टेक्स्ट हुआ करते थे, और ये इस तरह के सेक्युलर टेक्स्ट हुआ करते थे कि इनमें पोएम्स लिखी गई, जो टेक्स्ट लिखा गया उसका लिटरेरी क्वालिटी बहुत हाई था। लिटरेचर का जो क्वालिटी था वो बहुत हाई था। ये कोई रैंडम ऐसे ही किसी भी टॉपिक के ऊपर लेकर के, जैसे किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के कोई छोटा सा वर्ड्स लिख दिया, ये नहीं था। एक बहुत ही हाई क्वालिटी का लिटरेचर था। आज भी इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो इवेंचुअली ऐसा किया गया, इसमें क्या था कि 8 एंथोलॉजीज़ में इसको डिवाइड किया गया, और उसको हम इतोतोकाई बोलते हैं। एंड उसके अलावा इसमें क्या था कि जो इसमें पोएम्स थी उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। अलग अलग उसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हुआ करते थे। सो संगम लिटरेचर वॉज अनदर मार्वलस कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लिटरेचर, टूवर्ड्स राइटिंग। ना ये था हमारा बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग जो कि हमारा रिटन सोर्सेज के बारे में था। क्या चीज़ हुई कि फर्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि हड़प्पन टाइम वाला हमारे पास रिटन रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, अलग अलग फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास हमें वी आर नॉट एबल टू यूज़ इट बिकॉज वी हैव नॉट डिसाइफर्ड इट। देन उसके बाद वैदिक टाइम्स के बाद के आगे वाले में काफ़ी सारे टेक्स्ट हमें मिल चुके हैं। एंड सिंस वी हैव बीन एबल टू, सिंस वी नो द लैंग्वेज ऑल्सो, तो हमें बड़े आराम से वी हैव बीन एबल टू फॉर्मुलेट अ बेसिक फ्लो ऑफ हिस्ट्री उन सारे टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को लेकर के। उसके अलावा जो मैं बता रही थी कि दूसरा एक और फॉर्म होता है जिसके ज़रिए हम, जो एक और सोर्सेज का फॉर्म है जिसके ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको हमने एक कॉमन सा टर्म दे दिया था, फाइंडिंग्स। अब फाइंडिंग्स क्या है? फाइंडिंग्स जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं 4 फॉर्म्स में। मैंने बताया आपको, एक हमारे रहेंगे माउंट्स, एक हमारे रहेंगे इंस्क्रिप्शंस, एक रहेंगे कॉइन्स, और एक रहेंगे मॉन्यूमेंट्स। इसमें से जो फर्स्ट वाला है दैट इज माउंट्स। अगर हम इसकी बात करें तो माउंट्स हैं क्या? माउंट्स सिंपली क्या होता है? छोटा सा टीले जैसा समथिंग, जैसे ग्राउंड पर एक तरह का एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर कोई बम्प हो, अगर सिंपल एकदम फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर कोई बम्प कहीं पर हमें मिल जाए तो हम उसको उस तरह से माउंट की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या सिग्निफाई कर रहा है? कोई ऐसी इरेगुलरिटी जो हमें किसी एरिया में दिखाई दे रही है। अगर वो इरेगुलरिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। एंड फिर हम उसको अगर स्टडी करेंगे तो हो सकता है हमें किसी इस तरह के कल्चर के बारे में या इस तरह के टाइम के बारे में पता चले जो कि हमें आज आइडिया नहीं था। इसकी बहुत सिग्निफिकेंटली हम इस बात को समझ सकते हैं, जब एक्सकवेशन हुई थी इंडस वैली की तो हमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मेथड से जिसमें माउंट को स्टडी करते हैं हेल्प हुई। अब जहाँ तक माउंट्स को स्टडी करने का सवाल है, इसमें हम देखते हैं कि 3 तरह के माउंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंगल माउंट। सिंगल माउंट का मतलब क्या हो गया कि कोई एक ऐसी जगह थी जहाँ हमें कुछ रिमेन्स मिले। वो रिमेन्स कैसे थे? एक ही तरह के थे, एक ही कल्चर को डिनोट कर रहे थे। फिर एक हमारे पास आएगा मल्टी, उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स थे। फिर एक हमारे पास आ जाएगा मेजर, उसका मतलब क्या होगा कि मल्टीपल कल्चर्स थे लेकिन एक कोई कल्चर था जो कि बहुत डोमिनेंट था, तो वो उस वहाँ का मेजर कल्चर बन गया। तो ये था विद रिस्पेक्ट टू माउंट्स 3 टाइप्स। अब इसके एक्सकवेशन के 2 मेथड होते हैं, या तो हम वर्टिकली करते हैं या हॉरिजॉन्टली करते हैं। हॉरिजॉन्टली में क्या होता है कि हम 1 गो में पूरा का पूरा एक लेयर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो होता है वर्टिकली होता है, उसमें हम कट करेंगे सरफेस को और हम क्रोनोलॉजिकली उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दोनों तरह के मेथड्स में कुछ ना कुछ वेस्टेज हो सकती है, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन इज टेकन, लाइक अ लॉट ऑफ केयर इज टेकन वाइल डूइंग दिस थिंग। देन आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें कहीं पे मिलता है तो वो हम उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग करने की कोशिश करते हैं। 5, 6, 8 ईयर्स टाइम की हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की। क्या मतलब हो गया कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक बॉडी है उसके अंदर कार्बन होता है, जब दैट बॉडी डाइज तो वापस से वो रिलीज़ होने लगती हैं एटमॉस्फेयर में, और
हाफ पॉइंट तक वो पहुंचती है 5-6-8 ईयर्स में। तो ये मेथड को यूज़ करके, इसको हम रेडियोकार्बन डेटिंग बोलते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, along with mounds, we also had another thing जिसको हम कहेंगे monuments। अब जो monuments हैं ये अगेन एक सिंपल थिंग है जिसके ज़रिए हम स्टडी कर सकते हैं पास्ट को। अगर कोई जैसे हम बात करते हैं मुग़ल एम्पायर की, तो अगर हमें मुग़ल एम्पायर के बारे में जानना है तो बहुत इजी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में बहुत सारे बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मुग़ल किंग्स ने बनाए थे। फिर अगर हम बात करते हैं मराठास के, तो उन्होंने भी बहुत सारे बनाए थे। फिर क्या होता है कि अगर हम मुग़ल आर्किटेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो तो हम सडनली हमारे माइंड में कुछ सिटीज़ स्ट्राइक करती हैं। जैसे आप एकदम से सोचोगे दिल्ली के बारे में, आगरा के बारे में। अब ऐसा, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है वहाँ पे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं इनके, इससे पता चलता है उनकी प्रेजेंस उन सिटीज़ में ज़्यादा थी। फिर अगर आप बात करोगे मराठा किंग्स ने अगर कोई फोर्ट बनाए थे या क्या, तो वो कहाँ पे हमारे माइंड में खुद से पिक्चर बनने लगती है कि महाराष्ट्र के जो थोड़े हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत हाइट पे बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट्स बने हैं। तो ये कैसे हो पाता है? बिकॉज हमें पता है कि उसी एरिया में कंसंट्रेशन थी किस पावर की, किस एरिया में ज़्यादा थी। जितने ज़्यादा टाइम के लिए वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रहे, वहाँ पर उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए। उन मॉन्यूमेंट्स के डिज़ाइन को लेकर के हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम आर्किटेक्चर है, हम उसमें देखते हैं कि उसमें लाइव एनिमल्स की पिक्चर्स नहीं मिलती हमें। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज वो जो रिलीजियस उनकी फॉलोइंग थी उसके बेसिस के ऊपर वो अलाउड नहीं था बनाना। फिर हम चले जाते हैं साउथ के टेम्पल्स में, वहाँ पे हमें जो एकदम एंशिएंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे हमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, फिगर्स बनी हुई मिलती हैं। उससे हमें क्या पता चलता है? पूरा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी पता चल जाती है। अगर हम स्टूपास देखें तो जो स्टूपास के जो एंट्रेंस गेट्स होते हैं वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पर पूरी स्टोरीज़ बताई गई हैं पिक्चर्स के ज़रिए, और टेक्नोलॉजी का लेवल ऑफ डिफरेंस पता चलता है कि किस फॉर्म में फिगर्स बनी हैं, वो फ्लैट हैं या बाहर या 3D अपीयरेंस देने की कोशिश की है, उस टाइम का फैशन क्या था। इस तरह की चीज़ें मॉन्यूमेंट से हमें पता चलती हैं और हम वो क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा। जैसे कि सपोज़ करिए आपको कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 2-3 किंग्स रहे हो, तो हो सकता है ऐसा हो कि नीचे किसी एक किंग की बनाई चीज़ें हों, ऊपर किसी और किंग की बनाई, तो हमें नेचुरली क्रोनोलॉजी पता चलती जाएगी। उसके अलावा हमारे पास मॉन्यूमेंट्स और माउंट्स के अलावा 2 और चीज़ें आती हैं। एक जो बहुत ही कॉमनली नोन चीज़ है वो है इंस्क्रिप्शन। अब जहाँ तक इंस्क्रिप्शन का सवाल है, ये क्या है? किसी हार्ड सरफेस के ऊपर एंग्रेविंग्स कर देना। इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये किए जा सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें बहुत सारी एग्जांपल्स हमारी कंट्री में। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस के तो दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली फेमस, बहुत कुछ पता चला है हमें उससे। अब जहाँ तक इंस्क्रिप्शंस का सवाल है, हमने देखा कि ये 2 तरह के मिलते हैं हमें। एक होते हैं वो जो कि स्टोन पे होते हैं, एक होते हैं वो जो कि मेटल पे होते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन वे में हमें मेटल पे मिला वो है कॉपर प्लेट्स पे मिलने वाले इंस्क्रिप्शंस जो थे। इंस्क्रिप्शंस ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। द फर्स्ट थिंग जो हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं वो ये कि सपोज़ करिए कहीं पर किसी ने कोई डोनेशन दी होगी, तो वो डोनेशन जिन लोगों ने दी है उनका नाम लिखा होगा। कभी किंग का नाम लिखा होता है, कभी ऐसा होता है कि गिल्ड्स होते थे। गिल्ड्स का मतलब क्या होता था कि एक तरह का ट्रेड करने वाले लोग अपना एक ग्रुप बना लिया करते थे, तो उसको हम गिल्ड बोले। जैसे गोल्ड स्मिथ का गिल्ड हुआ करता था, या फिर सेंट बनाने वाले लोग जो होते थे उनका एक गिल्ड होता। तो इस तरह का के गिल्ड्स हुआ करते थे। इनमें से कई सारे बहुत रिच होते थे, इतने ज़्यादा कि देन दे वुड डोनेट मनी टू द अदर पीपल। तो उनके इंस्क्रिप्शंस हो सकते थे। देन उसके साथ साथ में इंस्क्रिप्शन का एक रीज़न हो सकता है कि किसी किंग की तारीफ़ करनी है तो लिखा गया, या किसी की यूलॉजी लिखनी है, मतलब आफ्टर ही पासेस अवे, लाइव किंग की तारीफ़ करनी है या फिर यूलॉजी के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो सकता था। फिर उसके अलावा ये हो सकता था कि कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग्स करनी हो। रिकॉर्डिंग्स वाइज इन द सेंस के सपोज़ करिए कोई डीड हुई है, किसी ने किसी को लैंड दिया है गिफ्ट के फॉर्म में एट्सेट्रा, तो वो हो सकते थे इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में। जो ये लैंड वाला था, इस तरह के डीड्स, ये ज़्यादा हमें मिले हैं मेटल वाले इंस्क्रिप्शन में, और वो भी ज़्यादा
कॉपर की प्लेट्स मिली हैं हमें काफ़ी सारी, जिनमें इस तरह के डीड्स हमें पता चले हैं कि इस तरह के गिफ्ट्स भी दिए जाते थे और अग्रीमेंट्स भी होते थे, सेलिंग एंड बाइंग हुआ करती थी लैंड की। तो ये हमारा इंस्क्रिप्शन का एक सिग्निफिकेंस हुआ करता था। अब यही जो इंस्क्रिप्शन थे, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें निकल करके आई कि जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। 3rd सेंचुरी BC में अशोका रहते थे। अशोका को ही इज़ वन ऑफ द चक्रवर्तिन्स। यहाँ पर एक वर्ड नोट कर लीजिए, ये कभी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड नहीं, ऐसे, क्योंकि ये NCERT में दिया है इस वजह से। एक वर्ड है चक्रवर्तिन। चक्रवर्तिन का क्या मतलब होता है? ऐसा राजा जो कि पूरे के पूरे लैंड का राजा हो, पूरे के पूरे लैंड का राजा। इसमें सिर्फ 2 ही नामों को सिग्निफिकेंस दी जा सकती है। एक नाम है अशोका का, किंग अशोका, और दूसरा जो था वो था समुद्रगुप्ता। ऐसा इस वजह से क्योंकि दीज वर द 2 रूलर्स जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा टाइम तक और बहुत ही ज़्यादा एरिया तक अपना रूल, अपना एम्पायर फैला लिया था। देयरफॉर ये हो गए चक्रवर्तिन्स। अच्छा, अब जो ये अशोका थे, क्योंकि चक्रवर्तन थे, इनकी एम्पायर बहुत बड़ी थी। इनके कुछ नॉर्थ वेस्ट में भी थे, कुछ बाकी ईस्टर्न पार्ट में भी इनका फैल चुका था, हम देखते हैं कलिंगा तक। तो इनके कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें अलग अलग पार्ट में मिले हैं। कैसे? जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें कहीं पर मिली है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई, कहीं पे खरोष्टी में लिखी हुई, कहीं पे हमें ग्रीक और अरमाइक में भी मिली है, जैसे कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। इससे हमें क्या पता चला? पहले तो एक्सटेंट कि उनका रूल वहाँ तक था, वहाँ तक के वेलफेयर को लेकर के दे वर कंसर्न्ड अबाउट इट, एंड देन लेटर ऑन इवन आफ्टर अलॉन्ग विद दिस ये भी हमें पता चला कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है और क्या लिखा है, और काफ़ी कुछ उनके बारे में। अशोका के 2 पिलर्स भी हुआ करते थे जिनकी जो फिरोज शाह तुगलक उनको ले आए थे दिल्ली, और ये सब आर्ट एंड कल्चर के साथ में ये सारा डेटा भी आपको मिल ही जाएगा। सो ये थी हमारी सिग्निफिकेंस इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शन के साथ साथ में एक और तरह की भी फाइंडिंग होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? कॉइन्स। उस फाइंडिंग को हम कॉइन्स कहते हैं। कॉइन्स जो होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है कि कॉइन्स कई बारी हमें पूरी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बता देते हैं। किस तरह से बताते हैं? कॉइन्स जो हैं कई बार हमें इस तरह के मिले हैं कि इन पे किंग का नाम लिखा है और उसके साथ साथ में डेट मेंशन्ड है। किंग का नाम प्लस डेट मेंशन्ड है। इसी कॉइन पे कभी कभी हमें ये भी मिला है कि गॉड का नाम भी मेंशन्ड है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा हो गया कि हम एसोसिएट कर पाए 3 चीज़ों को। एक तो रूल किस टाइम पर था, एंड प्लस रिलीजियस फॉलोइंग क्या थी, उस डायनास्टी वो क्या फॉलो करती थी। अब सपोज करिए हमें पता हो कि कोई एक पर्टिकुलर डायनास्टी है, डायनास्टी A। अब हमें पता है हमें कॉइन मिले उस डायनास्टी के पहला रूलर नंबर 1 के नाम के भी, रूलर नंबर 2 के नाम के भी। अब सपोज करिए रूलर नंबर 1 के कॉइन पे हमें कुछ ऐसा मिल गया जिसमें किसी एक पर्टिकुलर डेटी की इमेज बनी हुई थी, दूसरे वाले पे हमें किसी और डेटी की इमेज मिली। अब सपोज करिए कि वो जो पहले वाले डेटी और दूसरे वाले डेटी में फ़र्क है, तो दैट मीन्स पहले वाला जो रूलर था अगर अपने नाम में उन डेटी को रख रहा है तो दैट मीन्स वो उनको ज़्यादा फॉलो करते होंगे, दूसरे वाले दूसरे को ज़्यादा फॉलो करते होंगे। तो ऐसे हमें चीज़ें पता चलती रही हैं। अब जहाँ तक कॉइन्स का सवाल है, कॉइन्स का ये है कि जो अर्ली कॉइन्स होते थे, इसको एक्चुअली हम क्लासीफाई इस तरह से करते हैं अर्ली और लेट में। तो जो अर्ली कॉइन्स होते थे इनके लिए हम ये कहते हैं कि ये वो थे जिन पे सिंबल्स होते थे, एंड दूसरा क्या बोलते हैं हम इनके साथ में? पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं हम इनको। सो दीज कॉइन्स आर नोन एज द पंच मार्क्ड कॉइन्स, एंड व्हाट डिड दे हैव ऑन देम? दोज वर सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होंगे? ट्रीज बनी होंगी और इस तरह की चीज़ें बनी हुई होंगी। ये इनका क्या था कि जो अर्ली कॉइन्स थे ये बनाए गए सिल्वर में इनिशियली, बाद में जाकर के हम देखते हैं कॉपर में भी अवेलेबल रहे हैं। जो लेटर कॉइन्स थे उन्होंने हमें इकोनॉमी के बारे में और कुछ बताया। जो लेटर कॉइन्स थे उसमें हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर के काफ़ी सारे कॉइन्स आने लगे। इसमें हमने देखा कि इंडो बैक्ट्रियन करके होते थे लोग, इन लोगों ने गोल्ड के कॉइन्स लाए, गोल्ड के कॉइन्स भी लाए। पहली बारी किंग का नाम भी इनका लिखा हुआ हमें मिला। तो इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई दी।
जहाँ तक कॉइन्स का सवाल आता है, इंडो बैक्ट्रियंस में हम बात करते हैं, जैसे कुशानास जो थे उनके टाइम के हमें बहुत लार्ज अमाउंट में हमें मोल्ड्स मिले हैं जिसके अंदर वो बनाया जा सकता था कॉइन को। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुप्ता एरा की, तो गुप्ता एरा में हमने देखा कि गुप्तास जो थे वो गोल्ड कॉइन के लिए बिल्कुल मशहूर थे, कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें माउंट्स मिले हैं गुप्तास के टाइम के, जिसमें हमें गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। इससे हमें क्या पता चला, वी केम टू नो कि एक तो पहले ये गोल्ड कॉइन बनाते थे, फर्स्ट थिंग, एंड दूसरा थिंग ये कि इतना ज़्यादा एक जगह पे मिला है गोल्ड कॉइन, तो देयरफॉर इनका ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा चल रहा होगा। उसी के साथ साथ में एक और चीज़ ये हुई है कि हमें रोमन कॉइन्स मिले हैं हमारी कंट्री में।